सो हे गाइस एंड व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी अनएक्सपेक्टेड पे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं वो हमसे शेयर करी है कौशल ने। कौशल जो कि इंदौर में अपनी फैमिली के साथ रहा करता है। उसके साथ होली की उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसे वो अपनी ज़िंदगी का सबसे ख़राब हिस्सा मानता है। ये स्टोरी शेयर करते वक्त कौशल ने मुझे बताया कि मैं तो ये दुआ करता हूँ कि अगर आगे चल के फिर से मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं चाहता हूँ कि भगवान उससे पहले मुझे मौत दे दे। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस रात कौशल के साथ जिसकी वजह से उसने इतनी बड़ी बात मुझसे कही? आइए जानते हैं आज की इस कहानी में। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा मेरे इस नए चैनल को इतना सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए। और इसी के साथ मैं आप सबसे ये हम्बल रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर लें, ताकि आगे भी आपको ऐसी स्टोरी सुनने को मिल सके। तो अब आगे की जो कहानी है वो हम सुनेंगे कौशल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये बात इसी साल होली की है जब मैं और मेरे कुछ दोस्त मेरे किसी दोस्त के घर रात में पार्टी करने गए थे। जैसा कि आप सबको पता है, होली का जो दिन होता है वो तो बहुत हैपनिंग सा होता है, लेकिन रात में जो माहौल होता है वो काफ़ी शांत होता है, खासकर रोड पे। तो पार्टी वगैरह कर लेने के बाद जब हम सब के घर जाने का टाइम हुआ तो एक एक करके मेरे सारे दोस्त अपने घर की तरफ निकल गए। अब सिर्फ मैं और मेरा एक दोस्त जिसका नाम अविनाश था, मैं और वो ही घर जाने को बाकी थे। जिसके घर हम गए थे हमने उससे बाय बोला और वहाँ से निकलने के लिए जैसे ही अविनाश ने अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की तो वो स्टार्ट हो ही नहीं रही थी। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद हमें समझ आया कि शायद इसके इंजन में कुछ इशू हो गया है। तभी मेरे उस दोस्त ने कहा जिसके घर हम पार्टी करने गए थे कि एक काम करो, बाइक को मेरे घर पे ही छोड़ दो, इतनी रात में कैसे लेके जाओगे, और वैसे भी तुम लोगों ने ज़्यादा ही पी रखी है, मुझे नहीं लगता इसे तुम लोग घसीट के ले जा पाओगे। मैंने भी अविनाश से कहा हाँ ठीक है, बाइक यहीं छोड़ दे, सुबह आके उठा लियो, अभी चलते हैं घर। अब अविनाश का घर मेरे घर से तकरीबन 500 मीटर दूर था और जिस जगह हम अभी थे वहाँ से मेरा घर 2 किलोमीटर की दूरी पे था। तो हमें इतना मुश्किल भी नहीं लगा, हमें लगा ऐसे ही बात करते करते पहुँच जाएंगे और हम अपने घरों की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। तभी मेरी नज़र पड़ती है रोड के थोड़ा सा साइड में एक जगह फूल, माला, पैसे और खाने का कुछ सामान रखा हुआ था और उन पे बहुत सारा सिंदूर और कुमकुम पड़ा था। मैंने अविनाश से कहा भाई लग रहा है यहाँ किसी ने काला जादू करके फेंका हुआ है। तो अविनाश ने मुझसे कहा कि मैं इन बातों को नहीं मानता, ये सब फिजूल की चीज़ें हैं और इससे अच्छा ये खाना किसी गरीब को दे देते। लेकिन नहीं, लोगों को तो ये चीज़ें करने में ज़्यादा मज़ा आता है। और ये बड़बड़ाते हुए अविनाश उसी जगह जाने लगा जहाँ ये सब पड़ा हुआ था। मैं उसके पीछे भागा और चिल्लाते हुए कहा इन सब चीज़ों से छेड़छाड़ नहीं करते, चुपचाप घर चलते हैं। अब तक अविनाश उस जगह पहुँच चुका था और उसे रोकते हुए मैं भी वहाँ पहुँच गया। जब हमने वहाँ ध्यान से देखा तो उन खाने पीने की चीज़ों और पैसों के बीच एक कौवा बहुत ही खराब हालत में पड़ा हुआ है। उसके मुंह से खून निकल रहा था और ऐसा लग रहा था कि ये मरने वाला है। ये सब हम देख ही रहे होते हैं कि तभी अविनाश उस कौवे को वहाँ से अपने हाथों में उठा लेता है। मैं उससे कहता हूँ कि पागल हो गया है क्या, ये सब क्या कर रहा है? उस वक्त वो इतने ज़्यादा नशे में था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। उसने मुझसे कहा कि भाई लोगों को क्या हो गया है, अपने फ़ायदे के लिए लोगों ने अब जानवरों को भी नहीं छोड़ा। तभी वो जो कौवा होता है वो अचानक से जैसे बिल्कुल ठीक हो जाता है और बहुत ज़ोरों से पर मारते हुए अविनाश के हाथ से निकलकर उड़ने लगता है। ये बात हम दोनों के समझ में नहीं आ रही थी कि अभी तो ये मरने वाला था, ये क्या हो गया इसको। अचानक से वो उड़ते हुए आगे जाके एक पेड़ पे बैठ जाता है। मैं अविनाश से कहता हूँ कि भाई मुझे ये सब कुछ अजीब सा लग रहा है, छोड़ ये सब, चल जल्दी से घर चलते हैं। इस वक्त अविनाश भी थोड़ा घबरा सा गया था। अब धीरे धीरे हम उसी पेड़ को क्रॉस करते हैं जहाँ वो कौवा जाके बैठा था। जब हम उस पेड़ को क्रॉस करते हैं तो हमें पीछे से बहुत सारे कौवों की आवाज़ आने लगती है, जैसे कि अब वो एक नहीं 1000 की तादाद में हो। मैं अविनाश को कहने ही वाला था कि कुछ भी हो जाए पीछे मुड़ के मत देखना। इससे पहले कि मैं उससे कुछ कहता उसने पीछे मुड़ के देख लिया था। उसने कुछ सेकंड्स पीछे की तरफ देखा, फिर मुझसे कहा कि कौशल भाई ये क्या हो रहा है? उस पेड़ पे तो इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे हज़ारों कौवे एक साथ मेरी तरफ देख रहे हैं और वो अजीब से हैं, मुझे वो नॉर्मल नहीं लग रहे, उन सब की आंखें चमक रही हैं। ये सब बताते हुए मैं और अविनाश आगे अपने घर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। मैं पीछे मुड़ के देखना तो नहीं चाहता था,
लेकिन उसने बात ही ऐसी कर दी थी कि मुझे पीछे देखना पड़ा। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मेरा मतलब वहाँ मुझे बस वो पेड़ ही दिखा और कुछ नहीं। मैंने अविनाश से कहा, लग रहा है तुझे ज़्यादा ही चढ़ गई है, सीधा घर चलते हैं। हम अपने घर पहुँचे। उस दिन के बाद अविनाश मुझसे तकरीबन 1 हफ्ते तक नहीं मिला, ना फ़ोन उठा रहा था और ना मुझे कहीं बाहर दिखा। मैंने आखिरकार परेशान होकर अविनाश के डैड के नंबर पे कॉल किया तो उन्होंने मुझसे कहा, मैं कॉल पे कुछ नहीं बता सकता, सीधे घर आ जाओ। मुझे लगा हो सकता है अविनाश की तबीयत अचानक ज़्यादा तो नहीं ख़राब हो गई, क्योंकि जब मैं उसके साथ उस दिन घर वापस लौट रहा था तो उसने मुझसे कहा था कि पता नहीं क्यों यार, लेकिन मुझे अचानक से सिर में बहुत तेज़ दर्द महसूस हो रही है। उसी वक्त मैं अविनाश के घर पहुंचता हूं तो देखता हूं कि अविनाश को उसके घर वालों ने एक मोटी सी रस्सी से बांधा हुआ है। हालांकि उस वक्त अविनाश बेहोशी जैसी हालत में लग रहा होता है। मैं अंकल से पूछता हूं कि ये सब क्या है, तो वो बताते हैं कि होली की उस रात जब से अविनाश घर आया है तब से अजीब सी बातें कर रहा है और कह रहा है, मुझे मेरे घर जाना है, मुझे मेरे घर छोड़ दो। अब ये बात अजीब इसलिए थी क्योंकि जब उसने ये बात बोली थी उस वक्त वो अपने घर पे ही था। फिर अंकल ने बताया कि 1 हफ्ते से इसने कुछ भी नहीं खाया है और जब हम इसके करीब जाने की कोशिश भी कर रहे हैं तो ये हम पे ऐसे झपट रहा है जैसे कि ये हमें नुकसान पहुंचाना चाहता हो। उसके बाद अंकल मुझसे पूछते हैं कि उस रात जहां तुम लोग पार्टी करने गए थे वहां कुछ हुआ था क्या? तो मैंने उन्हें बताया कि उस घर में तो नहीं, लेकिन अपने घर की तरफ आते वक्त बहुत कुछ हुआ और वो सब मैंने अंकल को बताया। उन्होंने मुझे बहुत डांटा और फिर रोने लगे और कहने लगे कि मैं क्या करूं, मेरा बेटा होश में नहीं आ रहा और जब आ रहा है तो बस यही कह रहा है कि मुझे मेरे घर जाने दो। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपने बेटे के लिए ऐसा क्या करूं कि वो वापस से नॉर्मल हो जाए। ये सब देख के मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। मैं वहाँ से अपने घर आ जाता हूँ, लेकिन मुझे बहुत अजीब सी बेचैनी हो रही थी कि मेरा दोस्त इस हालत में है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। उसी रात जब मेरे पापा मेरे घर आते हैं और मुझे परेशान देखते हैं तो मुझसे पूछते हैं कि क्या हुआ। मैं उनसे कहता हूँ कि कुछ नहीं। उनके बहुत ज़्यादा पूछने के बाद मैं उन्हें सब कुछ बता देता हूँ। तभी पापा मुझसे कहते हैं कि मेरे साथ अविनाश के घर चलो, तुमने जो कुछ भी बताया वो कोई नॉर्मल केस नहीं लग रहा है। अगर इस हाल में वो कुछ और दिन रहा तो उसके साथ कुछ गलत भी हो सकता है, क्योंकि उसने कई दिनों से कुछ खाया भी नहीं है। मैं पापा को लेकर अविनाश के घर पहुँचता हूँ। जब पापा अविनाश की हालत देखते हैं तो वो अंकल से कहते हैं कि भाई साहब, अगर आप बुरा न माने तो मैं यहाँ किसी को बुलाना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये किसी डॉक्टर से हैंडल हो पाएगा। अंकल कहते हैं कि आपको जो करना है करिए, बस मुझे मेरा बेटा लौटा दीजिए। पापा मुझसे कहते हैं कि तुम यहीं रहो, मैं आता हूँ। दरअसल पापा के एक दोस्त थे जो कि तांत्रिक थे। पापा को कहीं ना कहीं ये पता चल चुका था कि हो ना हो ये कोई भूत प्रेत का मामला है, इसलिए वो उन्हें लेने चले जाते हैं। जब ये बातें हो रही थी उस वक्त अविनाश की आंखें तो बंद थी, लेकिन वो सुन सब कुछ रहा था। मेरे पापा के वहाँ से जाते ही वो अचानक से उठा और उसने वो रस्सी अपने दांतों से काटना शुरू कर दी। फिर वो वहाँ से भागा। हमने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम उसे रोक नहीं पाए। वो उस कमरे से निकलते ही किचन में गया और वहाँ रखी डस्टबिन में अपना मुंह डाल दिया और किसी चीज़ को चबाना शुरू कर दिया। इस वक्त अविनाश के घर वालों का रो रो के बुरा हाल था। मैंने उसे उस डस्टबिन के पास से जब हटाने की कोशिश की तो उसने मेरे हाथ पे इतनी ज़ोर से काटा कि मेरे हाथ से खून निकलने लगा था। वो उस वक्त इतना ज़्यादा खूंखार हो गया था कि हमें उसे कंट्रोल करने के लिए पड़ोसियों से मदद मांगनी पड़ी। बड़ी मुश्किलों के बाद हम 6 लोगों ने उसे दोबारा उस रस्सी से बांधा। तब तक मेरे पापा अपने उस दोस्त को लेके आ चुके थे। मेरे पापा के जो दोस्त थे उन्होंने आते ही बिना कुछ पूछे अविनाश के ऊपर अपनी तंत्र विद्या शुरू कर दी। तभी हम देखते हैं कि अविनाश उनसे बात कर रहा है और कह रहा है कि मुझे मेरे घर पहुंचा दो। जब पापा के दोस्त ने उससे पूछा कि कहाँ का है तू, तुझे कहाँ जाना है, तो उसने पूरे डायरेक्शन के साथ एक जगह का पता बताया। तो उन्होंने अविनाश की मम्मी से कहा कि मुझे एक शीशा चाहिए। जब अविनाश की मम्मी ने शीशा ला के दिया तो उन्होंने उस शीशे को अविनाश के आगे पीछे 7 से 8 बार घुमाया और कुछ पढ़ते रहे। फिर धीरे धीरे अविनाश शांत होकर बेहोश हो गया। तभी इन तांत्रिक ने मेरे पापा और अविनाश के पापा से कहा, मेरे साथ चलो, हमें इस विधि को पूरा करना है। वो तीनों उसी वक्त उस शीशे को लेके एक ऐसी जगह गए जहां पापा ने बताया कि वहां बस एक खंडर था, एक टूटा सा मकान था। वहां उन्होंने उस शीशे पे कुछ पढ़ा और उसे वहीं तोड़ दिया। उसके बाद वो घर आ गए। जब वो घर पहुंचे तो अब तक अविनाश होश में आ चुका था और होश में आते ही उसने कहा कि मुझे भूख लगी है।
कल मैं घर आते ही सो गया था और रात में कुछ नहीं खाया, मुझे कुछ खाने को दे दो। उसकी बातों से हमें ये लग रहा था जैसे कि उसे कुछ याद ही नहीं कि उसके साथ बीते एक हफ्ते में क्या हुआ। फिर उन तांत्रिक ने बताया कि किसी ने होली की उस रात सड़क के किनारे कोई तंत्र विद्या की थी। उसमें एक आत्मा को उस मरे हुए कौवे में कैद कर दिया था, लेकिन अविनाश ने उसे हाथ लगाया और उसके हाथ लगाते ही वो आत्मा अविनाश के शरीर में प्रवेश कर गई। इसलिए उसे जो कुछ भी दिखाई दे रहा था वो मुझे नहीं दिख रहा था। दरअसल वो आत्मा किसी ऐसे इंसान की थी जो बहुत वक्त से उस काला जादू करने वाले के वश में थी, जिसने होली की उस रात तंत्र विद्या का इस्तेमाल करके उसे किसी और के शरीर में भेजने वाला था। और उससे पहले ही अविनाश उस आत्मा की चपेट में आ चुका था। उन तांत्रिक ने यह भी कहा कि इसे पूरी तरह से उस आत्मा से मुक्ति नहीं मिली है, इसीलिए अविनाश के लिए बेहतर यही होगा कि वो आइंदा कभी शराब नहीं पिएगा, वरना उसे दोबारा से इन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद अविनाश ने उनकी बातों का ध्यान रखा और वो अब बिल्कुल ठीक है और अब उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये तो थी दोस्तों आज की स्टोरी। आई होप कि आप सबको आज की ये जो कहानी है वो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई है तो इस वीडियो पे लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लें और कमेंट करके बताएं कि इस वीडियो में क्या कमी रह गई और मुझे आगे क्या बेहतर करना चाहिए। अगर आप भी मेरे साथ अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना नंबर दे रखा है, आप मुझे वहाँ व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।